ले सकता है। और किसी बच्चे के पास अगर MS टीम में नहीं जुड़ा है और उसको लेक्चर्स देखने हैं तो वो मुझे अभी के लिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दे तो मैं उस पर सेंड कर दूंगा। तो जिन बच्चों की MS टीम की भी एक्सेस है तो फिर आपको वहां मिल ही जाएंगे, नहीं है तो आप ले सकते हैं। तो मैं सिस्टम में डाउनलोड कर रखे हैं ये दोनों, तो मैं आपको भेज दूंगा। और अभी इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास नहीं हुई है आज, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोल कंसेप्ट करेंगे। तो आपका ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो बताइए जरा, स्क्रीन शेयर्ड है? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आपका कंडीशन ये है कि आपकी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस में हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो। कंबशन का मैंने बताया था, कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट्स होंगे दैट इज वाटर प्लस CO। पहले कार्बन बैलेंस कीजिए, कार्बन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, और सबसे लास्ट में आप उसमें बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन। अब इसमें नोट में एक पॉइंट आप लिख सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस डज नॉट फॉलो दिस लॉ। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस डज नॉट फॉलो दिस लॉ। दूसरा आपका जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या दूसरा नाम आप किस कह सकते हो उसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दिया किसने था? शायद जोसेफ प्राउस्ट। देख लीजिए NCERT या पैकेज में नाम देख लीजिए, उसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। मैं यहाँ NCERT खोल लेता हूं, मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्टेटमेंट भी NCERT से ही लिखेंगे हम। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जोसेफ प्राउस्ट ने इसको दिया था। और कंपाउंड टेकन अंडर रेफरेंस क्यूप्रिक कार्बोनेट, ये दिया किसने है? मैं यहाँ पर ये देख लीजिए, नाम दे रखा है, कौन है? जोसेफ प्राउस्ट। और कंपाउंड टेकन अंडर रेफरेंस इज क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा CuCO3, एंड दिस लॉ इज गिवन बाय प्राउस्ट ने दिया था। और बाकी आप चाहें तो इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, इसका पिक्चर भी दे रखा है। CuCO3, क्यूप्रिक कार्बोनेट इज Cu। वैसे आप लोगों को ये लिखना आना चाहिए, मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया था हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्यूप्रिक मतलब सुपर +2 में है, और कार्बोनेट मतलब CO3 2-, तो फॉर्मूला विल बी CuCO3। उसके बाद आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट आप यहां से लिख लीजिए। दिस इज द स्टेटमेंट डेफिनेशन। A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। अब ये क्या कहना चाहता है इससे, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। स्कूल वगैरह में स्टेटमेंट लिखने को कहता है, बाकी a given compound contains जो है always contains exactly the same proportion of elements by weight। देख लिया? अब ये जो यहाँ बता रहा है, जैसे मान लो आपने एक पानी लिया, पानी का सैंपल, मान लो ये एक बच्चे ने रेन वाटर लिया, किसी बच्चे ने जाकर ऊपर बॉडी के सैंपल लिया,
एक बच्चा बोला नहीं नहीं मैं तो मेरे सर घर के नलके वाले का सैंपल लूँ। एक बच्चा अंटार्कटिका से देख के लिया है। एक और भी शाना निकला मंगल ग्रह से जाके लिया है। तो ये लॉ कहता है कि दुनिया में या इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में किसी भी कोने में अगर पानी बनेगा, कहीं पर भी आपका पानी बनेगा, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? 2:16, दैट इज इक्वल्स टू 1:8। आप कहीं पर भी पानी बना लो, चाहे लैब में बना लो, चाहे स्पेस में जाके बना लो, आप किसी और आउटर यूनिवर्स में पानी आपको मिलेगा, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मास रेशो है वो हमेशा क्या मिलेगा? 1:8। तो आप मुझे बताइए, जैसे आपको एग्जाम में पूछ ले CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशो कितना आएगा? 12:32 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3:2। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा? ये आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक नोट में पॉइंट लिख लीजिए। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, non-stoichiometric compounds does not follow this law. इस नियम का पालन नहीं करते, जैसे Fe 0.980, ये एग्जाम्पल है। अभी तो बहुत कुछ आएगा, अभी 10th क्लास में आप बहुत कम पढ़ के आए हैं। वास्तविकता का या सत्य का ज्ञान अभी आपको अगले 1-2 महीने में सीधे आएंगे अभी। अब केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी जगह मेरे को एक स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा 11वीं क्लास में, लेकिन आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये 10वें में चैप्टर में आएगा। तो आप लोगों को लगेगा 1-2 महीने में शुरू में कि ये मास्टर बना रहा है बेवकूफ, ये थोड़ी देर है, इसको आता जाता है, हर बात पे क्या कहता है आगे आए। तो इसमें मेरी राय, आप ये बात जो है वो जो आपके बच्चे अभी नीट देते हैं वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। चीजें धीरे धीरे रिलेट होती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड। अरे भाई ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12वीं में दे रखा है, लेकिन उसका क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आ गया। आप कहोगे सर ये इसमें कैसे? भाई प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उस समय तो आप 11वीं 12वीं दोनों की केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे। जैसे इसमें कोई कंपाउंड आ गया, जैसे कोई अननोन कंपाउंड ही आ गया आपका, इसके अंदर आ गया मान लो एसिड, आपका फॉर्मिक एसिड आ गया कि इतना फॉर्मिक एसिड इतने में मिलाया गया, बताओ क्या होगा? या फॉर्मिक एसिड में मास रेशियो बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन का, तो पहले उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना। फॉर्मूले तो आगे आएंगे धीरे धीरे करके, तो उसमें पैनिक नहीं मत होजिएगा, या भी नहीं पता तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। F0 वाला फॉर्मूला था, इसमें डॉट नहीं देता है, फिर पॉइंट नहीं। यहाँ जो ये बात है इसका मतलब ये है कि अगर 100 ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है? उसके रेस्पेक्ट में Fe 90-80 होगा। Fe कितना है? 90। और दूसरा ये कंपाउंड इस फॉर्म में भी मिल सकता है, Fe 0.960। तो मैंने ये कहा ना कि ये इस लॉ को फॉलो नहीं करते। ये है तो दोनों आयरन की ऑक्साइड, दोनों में मास रेशियो सेम आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि आयरन का नंबर दोनों में अलग अलग है। तो अगर मास रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। और भी मिल जाएगी आपको, 0.93 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है, 0.92 भी हो सकता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेंगे। अगला स्टेटमेंट लिखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये डाल्टन ने दिया था, बाकी देख लेते हैं, साइंटिस्ट का नाम ही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था 1803 में, और इस लॉ की डेफिनेशन आप लिख लीजिए यहां से।
बाकी मैं बाद में समझाता हूं इसको। स्टेटमेंट यहां से लिख लीजिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। होते हैं वो फॉलो करेंगे इसको, फिर जो कांस्टेंट तो देखो NO N2O कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर पता ही नहीं लगता कब कांस्टेंट लगता है कब मल्टीपल। तो एक बार मल्टीपल कर लो फिर मैं बताता हूँ। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एक ही कंपाउंड की बात होती है, NO को, NO मतलब अगला नहीं, NO यहां से इस कमरे से सैंपल लो, चाहे आप कहीं और जो गैस है किसी लैब में बना रहे हो सैंपल लो, हर जगह जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो सेम हो। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक ही कंपाउंड की बात हो रही है। और मल्टीपल की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन देखिए, दो या दो से अधिक अलग अलग कंपाउंड्स की बात। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कई बार कि सर जैसे कोई एग्जांपल दे देगा आपको, कहेगा कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, सेम कंपाउंड की बात कर रहा है तो डेफिनेट प्रोपोर्शन, और दो अलग अलग कंपाउंड की बात कर रहा है दोनों में एटम सेम टाइप के हैं तो वो किस में जाएगा, मल्टीपल। कभी कंफ्यूजन मत कर। और ये इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं अपनी मातृभाषा में। ये कहता है दो एलिमेंट्स आपस में मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल इसने लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं और हाइड्रोजन का H2O। तो एक एलिमेंट का मास फिक्स रखें तो दूसरे का जो मास रेशो आएगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो होगा। ये लिखा है, देखिए। If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one compound that combine with a fixed mass of other compound are in ratio of mole whole number। तो जो बात है, ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया तो मैं मैथमेटिकली बता देता हूं आपको। लिख लिया सबने? इतना धीमे मत लिखिए प्लीज। लिखा? तो ये जो बात कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो कंपाउंड बनाती हैं आपकी, यहाँ पर रेशो कितना है और यहाँ पर 1:16, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन, इसका रेशो क्या आएगा? कि जो फिक्स मास वाले का तो 1:1 ही आएगा, उसका तो मास फिक्स है। तो दूसरा जो एलिमेंट जिसका नंबर वेरी कर रहा है उसका रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं है, ऐसा नहीं आएगा 1:1.2, 1:1.3, ऐसा नहीं आएगा। कैसा आएगा? सिंपल होल नंबर, कंप्लीट नंबर में आएगा। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब नीट में जो क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन आएगा। वो कहेगा कौन सा पेयर मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, कौन सा नहीं। मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए जो पेयर होगा उसमें एटम्स सेम होने चाहिए। जिस पेयर में आप मल्टीपल प्रोपोर्शन को ढूंढ रहे हैं उन दोनों कंपाउंड्स में एटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। पंखा चलेगी भाई। अरे जब वापस में देखते हैं नहीं करता तो बोल दिया क्या भाई बढ़िया। अरे चल तो गया था ये फोन मुझे ना तो चल गए यार चल गए सारे चल गए बेसिकली चल रहा है
अबे इसी को काम कर लेकिन वो की होती है कुछ नहीं इसकी बात है एक एक करके सारे से ट्राई करा पेयर को कल को दान को टेस्ट टाइम पे देख लिख पा उससे क्या हो रहा है भाई सबसे पहले बात पड़ेगा तो अगर नहीं आगे कर आगे आगे ट्राई लेकिन ये पता नहीं कौन से हो रहा मैं चाह रहा हूँ नहीं देख पाता नहीं वो तो भाई बच्चे भी मॉडल दिख रहा है नीचे हुआ है अरे ये वो बालक हैं जो 7 तारीख को जंग में लड़ने जाएंगे। बड़े आज सर मार्क्स कम हो गए, आज बढ़ गए, रिवीजन नहीं हो रहा, उस दिन ये हो गया। ये सवाल जवाब बहुत रहते हैं। ये ऐसा फेज होता है जब
तो आप तो देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें वो पोपट लाल कहते हैं ना, दुनिया हिला दो। इन लोगों की दुनिया नहीं, सब कुछ हिला हुआ है। इनके वेट डेली मतलब एवरेज आधा किलो एवरेज वजन घट रहा है। बड़ा प्रेशर होता है कि जो आसान नहीं है डॉक्टर बनना, और उसमें डॉक्टर बनने में 500-600 तो फिर भी थोड़ा एवरेज मेहनत से, लेकिन रैंक की तरफ जाना है 680, 690, 700 नंबर के, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो आते हैं बच्चे, ये यही कह रहे थे क्या करें सर, करें क्या, पढ़ो, खाओ पियो सो, तो क्या करें। बोले उस दिन क्या होगा, मैं उस दिन तो मान लो भूकंप आ गया, तूफान आ गया, दुनिया ही खत्म हो गई, तो कुछ हो जाएगा। नहीं, साथ में गोला गलत भर दिया, सिली मिस्टेक हो रही है। एक वर्ड जो आपके जीवन में 2 साल तक बहुत चलने वाला है वो है सिली मिस्टेक। सर 2 क्वेश्चन गलत हो गए, सिली मिस्टेक। 3 गलत हो गए, सिली। अरे कौन सी सिली मिस्टेक, क्या होती है ऐसी मिस्टेक, कितने का डंडा लगेगा, -5 का लगेगा ना। क्वेश्चन चाहे टफ हो चाहे इजी गलत हो, डंडा तो बराबर लगेगा ना -5 का। 4 तो पॉजिटिव वाले गए और एक वो गलत हुआ, उसका क्या है, -1। तो वो चीजें आपकी तो शुरू में बहुत होंगी, बबल ही गलत भरोगे आप तो, अभी शुरुआत में जब टेस्ट होंगे आपकी ओमार भरनी नहीं आती होगी कई बच्चों को। ठीक है, आप भी इधर हो, हम भी इधर। और जिस दिन पहला टर्म होगा तो मैं दिखाऊंगा 10 बच्चे कहेंगे सर ये गलत भर दिया हमने, वो हमारा 27। हाँ, जो 27। आपके पूर्वज जो करके गए आप उससे अलग थोड़ी करोगे। आज 2.5 साल से बच्चा उम्र भरता है, वो गलत कर देता है। 2020 में सेंटर का टॉपर गौतम कपूर था, 700 नंबर। एक जूलॉजी का बबल गलत भर के आया नीट वाले पेपर। 108 रैंक था, अगर वो बबल सही होता तो अंडर 50 रैंक आ जाए। सर एम्स मिल जाए, एम्स मिल गया है ऐसे, एम्स दिल्ली में ही है वो। तो ये चीजें तो बात की बात है, अभी तो बहुत, अभी 11वीं में मजे करो आप, पढ़े दिल खोल के पढ़ते रहो, प्रेशर 12वीं में आके लेना। ये हो गया आपका। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये कंडीशन जो क्वेश्चन आएगा नीट में और एफडी में, कि कौन से पेयर में लॉग मल्टीपल प्रोपोर्शन लगता है, कौन से में नहीं। तो मैंने क्या बोला है, एटम्स जो है सेम एटम होने चाहिए, उनका नंबर डिफरेंट हो। और एग्जांपल CO CO2 और CH4 C2H6 KOH NaOH में लगेगा नहीं, क्यों, एटम डिफरेंट। D2O H2O, ये क्वेश्चन कोई परिभाषा डेफिनेशन नहीं, किस पेयर में आपका लॉग मल्टीपल प्रोपोर्शन लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है। लगेगा किसमें, एटम सेम नंबर डिफरेंट। तो डेफिनिट और मल्टीपल में डिफरेंस देखिए, डेफिनिट में एक ही कंपाउंड की बात कर, सिंगल कंपाउंड, और जबकि मल्टीपल में 2 अलग अलग कंपाउंड, सेम टाइप ऑफ एटम, नंबर इज डिफरेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, फटाफट लिख लीजिए। अगला है आपका लॉ ऑफ सॉरी गे ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस। अब नाम तो उसने अपने नाम पर ही दिया है, और भाई जब खुद ने ये ल्यूसेक ने काम किया तो वो पड़ोसी का नाम तो देगा नहीं, अपना ही देगा वो। जैसे कोई नेता रोड बनवाता है तो ये तो है नहीं कि वो दूसरे का नाम अपना ही लिख पाता है, तो ये भी अपना ही दिया है। गैसियस वॉल्यूम्स, यानी दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस, लिखोगे आप ब्रैकेट में, वैलिड फॉर गैसेस। नंबर 2, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए इस लॉ में, वैलिड ओनली फॉर गैसेस। और नंबर 2, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। और ये लॉ आप यहां से लिखेंगे, व्हेन गैसेस कंबाइन, एक लाइन तो यहां से, फिर ऊपर दिखा देता हूं स्टेटमेंट, व्हेन गैसेस कंबाइन और
ये लाइन लिख ली, गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, बाकी मैं इसको समझाता हूँ। यानी अगर रिएक्शन में लिक्विड या सॉलिड है तो ये लॉ नहीं लगेगा। तभी लगेगा जब सभी इन्वॉल्व स्पीशीज क्या हो। मल्टीपल प्रमोशन में जो फर्स्ट वाला है कि वो सेम होना चाहिए या फिर अलग भी? नहीं, अलग भी हो सकता है। जैसे आप जो एग्जांपल कह रहे हो ना कि CH4 और C2H6, उसमें वो चेंज हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, बेंजीन भी होती तो भी। डन। डन। यस सर। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि N2 गैस प्लस H2 गैस gives twice of NH3। तो ये गैसेस हैं तीनों और इक्वेशन आपकी बैलेंस की। नहीं ऐसा मतलब बीच में आपका प्रोडक्ट में सॉलिड या लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन जो गैसियस स्पीशीज इन्वॉल्व है उन्हीं पे गेल इफेक्ट है। देख रहा हूँ क्या ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सॉलिड नहीं होगा। सॉलिड होगा तो उसके लिए उसमें वहां पर 0 कर देंगे, डैश कर। हाँ हो सकता है, आपका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लगाते उन्हीं रिएक्शंस पर हैं जिसमें सब स्पीशीज इन्वॉल्व क्या है, गैसेस। बाकी तो इसका गेल उसेक का एडवांस वर्जन तो अभी आने वाला है। जैसे आपके एंड्रॉइड में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नए नए आते हैं ना, वैसे यहाँ भी एवोगैड्रो लो आ जाए। इसका मॉडिफिकेशन जो है फर्दर कौन सा है, एवोगैड्रो। ये गैस है, ये गैस है और ये भी गैस। यहाँ जो ये बात कह रहा है कि अगर इसका x ml है वॉल्यूम, तो इसका कितना ml आएगा, 3x ml। और ये जो नंबर आगे लिखा रहता है इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक। बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने जो नंबर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ N2 का कितना आएगा, H2 का 3 और इसका कितना आएगा 2। और यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक रेशो की बात करें तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो आपका क्या है, 1:3:2। स्टोइकियोमेट्रिक रेशो क्या है, 1:2:1:3:2। और ये सिंपल इसको ऐसे रीड करते हैं, एक N2 कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, 3 के। और कितने NH3 प्रोड्यूस करता है, 2। ये रीड करने का तरीका। और जैसे ही हम मोल में जाएंगे तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 मोल ऑफ H2 to give 2 मोल ऑफ अमोनिया। मोल में तो वो आगे पढ़ेंगे हम इसको। यहां जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये 0 और ये आ जाएगा 0 0 और ये इधर क्या आ गया 2x। ये आपको कहानी समझ में आ रही है क्या होगा, x ml कुछ आपने वैल्यू दी है, कुछ भी x10 हो गया, तो x10 है तो ये क्या हो गया 10 30। x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ये यही तो कह रहा है कि ये किस रेशो में कंबाइन करेंगे, 1:3:2 में ये प्रोड्यूस होगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं। अब ये जो डेटा यहाँ लिखा हुआ है ये मैं आपको x की बजाय दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ मैंने 10 लीटर ले लिया, यहाँ पर 30 लीटर और t इज इक्वल्स टू 0। जब समय 0 था, टाइम 0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो कंटेनर में क्या मौजूद है,
रिएक्शन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कंटेनर में क्या रहेगा? इसीलिए प्रोडक्ट क्या है? जीरो। अब इनकी स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? इनकी स्टोइकियोमेट्री ये कहती है जब N2 का एक सिपाही मारा जाएगा तो हाइड्रोजन के कितने सिपाही मारे जाएंगे? मारा जाएगा ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो जब इसका एक गया तो इसके कितने गए? 3। तो जब इसके 10 जाएंगे तो इसके कितने मारे जाएंगे? 30। तो 10 इसके क्या गए? 10। तो इसके कितने गए? 30। तो ये क्या बचे? 0 0। अब देखिए एक से कितना बन रहा है? 1 रुपये की 2 टॉफी, 10 रुपये की कितनी? तो यहां पर क्या आ गया? 20। जिस बच्चे को यूनिटरी मेथड आता है उसके स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चन नहीं है। और वो आप जैसे मान लो आप दुकान पर गए, जैसे आप आलू खरीदने गए, मान लो आपने उसको कहा कि आलू क्या भाव है, तो उसने कहा आपको 100 रुपया धड़ी। धड़ी तो आप नहीं समझते होंगे, 5 किलो। आपने उसको 50 रुपये का नोट दिया तो आप तुरंत कैलकुलेट करोगे कि ये कितना आलू मुझे देगा? 2.5 किलो। यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ ये रेशो क्या बताता है? 1:2। इसके साथ कितना? एक कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 और ऐसा करने से कितने बनाएंगे? ये 2। तो ये एक को पकड़ लो, एक से कितना बन रहा है? 2। तो 10 से कितना बनेगा? 20। अब जैसे मैं नीचे एक डेटा और देता हूं, उसको कंप्लीट करना। मैं अगर यहां पर देता हूं 390, बताइए क्या आएगा? आगे बोलिए। एंड ऑफ रिएक्शन पर, एंड ऑफ रिएक्शन पर क्या आ जाएगा? 006। 006। और आपको डेटा दिया जाए, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने यहां पर लिखा 40 प्रोडक्ट में, तो बताइए यहां कितना आएगा? 20 और ये चीज बोल स्टोइकियोमेट्री का। अब पीछे जाओगे ना, 2 से कितना? भाई आप बताइए 2 से कितनी टॉफी आ रही है? एक। तो 40 रुपये की कितनी आएगी? दुकान पे हिसाब कर लेते हैं ना तुरंत, तो यहाँ भी कर देना। अभी आएगी स्टोइकियोमेट्री तो अलग से टॉपिक है, वहां इसको डिटेल में हम इसके बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मैंने यहाँ पर तो ये समझाया है ये लुसेक में। तो अब इनका रेशो लो, क्या आएगा? 1:3। बोल नहीं मैडम, हर जो इक्वेशन बैलेंस करोगे उसके अकॉर्डिंग। हर इक्वेशन में नहीं होगा बच्चे। देखिए 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। तो यहाँ रेशो चलेगा 2:1:2। It depends on the stoichiometric coefficient in balanced equation. अब अगर इक्वेशन बैलेंस करना भूल गए तो नंबर भी भूल गए। मोल के अंदर आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले चेक कीजिए कि गिवन इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। और अगर नहीं है तो कौन बैलेंस करेगा? सुमेर सिंह तो नहीं करेगा, कौन करेगा? आप। कौन बैलेंस करेगा? आप। कौन बैलेंस करेगा? ध्यान रखिएगा। और चांसेस यही है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होता। और कंबशन है तो इक्वेशन देगा भी नहीं लिखकर, कंबशन की इक्वेशन खुद से लिख ली। जैसे वो आपको दे देगा 10 ग्राम ऑफ इथेन इज बर्न्ट एट एसटीपी। इथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बर्न्ट का जलाया गया मतलब किसके साथ रिएक्शन? प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? फिर उसको बैलेंस। ये सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए इसमें। नेक्स्ट लिखिए एवोगैड्रो लो। और ये लाइन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये पूछ लेता है कई बार। ये लुसेक लॉ was properly explained properly by the work of, इसके लॉ को और ज्यादा अच्छे तरीके से किसने समझाया है?
किसने समझा है? आगे एवोगैड्रो लॉ हेडिंग डाल देना और उसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेना। को समझेंगे। डन स्टेटमेंट इसका। अब इस लॉ को तो अभी समझाएंगे, उससे पहले एक टर्म समझ लीजिए, एटॉमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब जैसे हीलियम, एटॉमिसिटी कितनी आएगी? जिसको दो दिख रही है वो बताइए जरा, दो कैसे है? हीलियम कितने एटम से मिलकर बना है? O2। इसको क्या बोलेंगे? इसको O3 लिख लेना अपने आप। CH4 ग्लूकोज का एटॉमिसिटी का मतलब कुल कितने एटम उस कंपाउंड में हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अगर ऐसा हो कि कोई रिएक्शन है और उसमें हमसे बोल दिया कि इस एक एलिमेंट की एटॉमिसिटी बताओ, और अगर मान लो अनबैलेंस्ड है तो हम उसको बैलेंस करने के बाद एटॉमिसिटी। बैलेंसिंग से एटॉमिसिटी का कोई लेना देना नहीं। अगर इक्वेशन में ये लिखा हुआ 3CO2 तो इसका मतलब ये नहीं है कि CO2 की एटॉमिसिटी आप 9 कर सकते। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का बैलेंसिंग, एटॉमिसिटी का बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं। एटॉमिसिटी का बैलेंसिंग से कोई लेन देन नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी आए, एटॉमिसिटी सेम ही आएगी। CO2 के आगे 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, रिएक्शन में उससे एटॉमिसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि CO2 तो हमेशा 3 एटम से ही मिलकर बनेगी। CO2 हमेशा क्या आएगी? ट्राई एटॉमिक ही आने वाली। डन। अब उस लॉ को समझते हैं। उस लॉ में ये कहा है कि सेम कंडीशंस पर, तो सेम कंडीशंस में मैं यहां पर बोल रहा हूं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP कंडीशंस मानी जाती हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2, सॉरी
0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन और 1 एटीएम, या फिर कई बार 1 बार। 1 एटीएम और 1 बार में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो गैसीय स्टेट में बताऊं। 1 एटीएम और बार में प्रेशर में थोड़ा चेंज हो जाता है, तो अगर प्रेशर में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो जब 1 बार होता है तब हम लेते हैं कितना, 22.7 लीटर एक मोल का। कितना लेते हैं, 22.7। और जब 1 एटीएम है तो हम लेते हैं 22.4। तो इस चैप्टर में हर जगह हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। 22.4 लीटर है, यानी हम किस परिस्थितियों की बात करें, 1 एटीएम। इसकी चर्चा ज्यादा डिटेल में गैसीय स्टेट चैप्टर में कर लेंगे, जो आगे आएगा। वही बात आप कहोगे सर आगे कहाँ, 5th चैप्टर में। यहाँ पर आप मान लो स्टैंडर्ड कंडीशंस में 1 एटीएम ही, स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होता है, 1 एटीएम। तो ऊपर लिखा है कि लॉ में क्या लिखा है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट फिक्स कर दिया मैंने। तो ये जो कहा है उसने कहा है कि इक्वल वॉल्यूम अगर है गैसेस का, इक्वल वॉल्यूम आपके पास गैसेस का है, 1 लीटर कंटेनर, 1 लीटर, 1 लीटर, ये ढक्कन लगा हुआ है और इसमें गैस भरी हुई है हीलियम, इसमें O2 और इसमें CO2। तो जो लॉ कह रहा है कि सिमिलर कंडीशंस पर अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है, गैसेस का कितना वॉल्यूम है यहाँ पर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, वॉल्यूम सेम है, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। दिस इज एवोगैड्रो। तो ये कह रहा है कि इसमें x मॉलिक्यूल्स हैं, x मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी क्या होंगे, x मॉलिक्यूल्स, और इसमें भी क्या होंगे, x। तो वो जो आपकी डेफिनेशन है ना, उसमें एग्जामिनर पूछता है इसमें करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन, और जो लास्ट में जो मॉलिक्यूल्स लिखा है उसकी जगह वो चुपके से एटम्स लिख देगा। आपने जो डेफिनेशन लिखी है ना, उसमें देखा आखिरी शब्द क्या लिखा है, इसमें चुपके से मॉलिक्यूल को हटाकर एटम्स लिख देगा। क्या परेशान, पूरा है तो सही लिखा है? नहीं, एटम सेम नहीं होते। अगर मैं यहाँ एटम्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, x एटम्स, यहाँ पर 2x एटम्स, और यहाँ पर एटम्स तभी सेम हो सकते हैं जब आपने जो गैस ली है उसकी एटॉमिसिटी क्या है, अगर इस कंटेनर में हीलियम, इसमें नियॉन और इसमें आर्गन भरा होता तो एटम्स भी सेम होते। एटम्स तभी सेम आएंगे जब जो गैसेस ली हैं उनकी एटॉमिसिटी क्या हो। तो उस डेफिनेशन में, वो जो डेफिनेशन अभी आपने ली है उसमें मॉलिक्यूल्स की जगह एटम्स कर दें तो वो कहलाती है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। ऊपर जो डेफिनेशन है एवोगैड्रो की, उसमें मॉलिक्यूल्स की जगह क्या लिख दे, then it is not Avogadro law, then it is Berzelius hypothesis। बर्जीलियस स्पेलिंग है अंग्रेज की, लिख लो, बन रही है, जो बस समझ में आ जाए कि बर्जीलियस लिखा है। वो जो डेफिनेशन है उसमें मॉलिक्यूल्स की जगह क्या दे दे, एटम, तो वो एवोगैड्रो लॉ नहीं है, फिर वो हो जाता है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अरे प्रभु, पर पहली क्लास में आप लोगों ने एक ही बात को समझाई थी, स्पेलिंग के पीछे मत भागिए, कंसेप्ट देखिए, अंग्रेजी की क्लास नहीं चल रही है। हाइपोथेसिस में आई की जगह ई लिख दोगे, कोई नंबर नहीं कटता है, 9-10 से ऊपर आ जाएगी। एक बार 9th क्लास में पिछले 2-3 साल पहले की बात है, टीचर एब्सेंट थे तो सर ने भेज दिया, और मैंने लिख दी कोई स्पेलिंग गलत, उठाओ क्या हो गया सर, स्पेलिंग वो क्या हो गया, तो केमिस्ट्री क्लास है, ऊपर नीचे एक ही जगह ये हो गया तो क्या फर्क।
ऐसा हुआ है मेरे साथ, जो मैं कहानियां नहीं सुनाता, मैं वही बात से बताता हूँ जो घटनाएं घटी। जैसे वो मूवी या सीरियल स्टार्ट होता है, दिखाए गए पात्र काल्पनिक है, इसका किसी के जीवन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं जो घटनाएं यहाँ सुना रहा हूँ वो मेरे जीवन से संबंधित है, जो आपने हाँ असली घटनाओं पर आधारित मूवी है। अब नेक्स्ट लिखिए बच्चों, एक स्टेटमेंट, मैं गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जो आपको कोई 12 बजे उठा के भी पूछ ले तो तुरंत बता दो। केमिस्ट्री के अंदर 2-3 चीजें होती है वो जरूर आनी चाहिए। एक तो आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआर, कुछ आए ना आए लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में हर बच्चे को आनी चाहिए, पीवी इक्वल्स टू एनआर। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट लिखिए, 1 मोल ऑफ एनी गैस, मोल क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 mole of any gas at STP, 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liter of volume। ये भी एवोगैड्रो का दूसरा वर्जन, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। किसी भी गैस का 1 मोल आपने लिया तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पर। ये एवोगैड्रो कैसे है देखिए, समझ, यहां मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया ना, कितना 22.4, अगर किसी का भी है तो उसमें हमेशा कितना आएगा 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो हम पढ़ेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 20, तो उसमें चलेंगे। अब लिखिए एटॉमिक मास, 1 AMU या 1 U। AMU stands for atomic mass unit, atomic mass और U stands for, and which one is latest convention? U U more correct माना जाता है यूनिफाइड मास अकॉर्डिंग टू IUPAC। वो दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। और 1 U की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लिखोगे तो दिस विल बी 1/12 mass of C12 isotope of carbon। आइसोटोप नाम तो सुना होगा, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास। तो कार्बन का C12 आइसोटोप को अगर जो भी मास है उसका, उसको किससे डिवाइड कर दो 12 से, तो उसके बाद जो वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है। और 1 U का वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हैं 1 बाई एवोगैड्रो नंबर ही होती है, और ये वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और थोड़ा सा देखो लॉजिकली तो मास ऑफ प्रोटॉन ही तो है। 1 U एक्चुअल में क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है। तो कार्बन का टोटल 12 था, इसीलिए उसको किससे डिवाइड कर दिया 12 से। 12 से डिवाइड करोगे तो एक प्रोटॉन का मास ही तो बचेगा। कार्बन 12 जो है उसका जो भी मास है, कार्बन 12 उसका जो भी मास है, कार्बन 12 जो आइसोटोप है, तो उसका मास कितना आएगा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो कितना आ गया 12। उस मास को किससे डिवाइड कर दूं 12 से, उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसके बराबर होगी 1 U के बराबर। अब जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है कार्बन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग क्या है बराबर है, यानी 12 प्रोटॉन है C12 में। 12 को 12 से डिवाइड करते हैं तो एक प्रोटॉन का ही मास बचा, तो यही तो लिखा है मैंने 1 U का मास
किसके बराबर आता है? मास ऑफ वन प्रोटॉन, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 एवोगैड्रो नंबर। ये Na क्या है? दिस इज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मॉलिक्यूलर मास, sum of atomic masses all atoms present in, जैसे वाटर का कितना आएगा? 18U, ग्लूकोज का 180U, बेंजीन का करो कैलकुलेट। 78U, अमोनिया का 17U, 44U, इथेन का C2H6, C2H6। अब कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जिसको ये पता नहीं चल रहा कि आया है, पता है ये मास कैसे आया, नहीं पता चलेगी। आपको हाइड्रोजन का मास पता है कितना? ऑक्सीजन का तो इसका 2 + 16, कार्बन का 12 इंटू 6 72 + 6 72 + 12 + 16 इंटू 6 96, टोटल करोगे तो कितना आएगा? नाइट्रोजन 17, एक हाइड्रोजन का 1, कितना हुआ? नाइट्रोजन का 14, पता नहीं क्या बोला है, कोई नहीं, आप लोग समझ गए ना भावना। इसका 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है 7। अब समझ गए? अब आप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, सर कितने एटम का मास हमें याद रखना पड़ेगा? 4 का याद रख लो, बाकी का देखा। 4 जो सबसे कॉमन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, पूरी ऑर्गेनिक में यही घूमे। 4 का ध्यान रख लो, बाकी सोडियम आ गया, सल्फर आ गया तो देता है, कॉन्स्टेंट्स दिए जाते रखने नहीं। 4 का जरूर ध्यान रखो, वो तो याद ही होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन 4 का ध्यान रख लो। बाकी किसी एटम का क्वेश्चन में आता है तो गूगला कर लेना, गूगला करके देख लेना है मेरे से भी। गूगल, गूगला बोलता हूँ। क्या हुआ? निकाल लोगे? नोट में एक पॉइंट लिखिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, for ionic compounds, formula mass is used, formula mass is used instead of molecular mass। एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है
चार ऑप्शन देंगे, कहेंगे किसके लिए फॉर्मूला मास यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला मास यूज हो रहा है यानी आपको पहचानना है आयोनिक कंपाउंड। अब मुद्दा ये है कि पहचाने कैसे, बताएगा तो वो है नहीं कि हाय आई एम आयोनिक कंपाउंड, आयंस होंगे उसमें, तो देखिए पता चलता है। सोडियम है ना, तो ग्रुप अभी पीटी आपने पढ़ी नहीं, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम के दिख जाए तो वो तो सीधे सीधे किसके होंगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइंड है वो किस में जाते हैं, मॉलिक्यूल। आयनिक में आपको नाम, सोडियम क्लोराइड आयन हो गए, नाम देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयंस हो गए ना, पोटेशियम सल्फेट आप इजीली पहचान लोगे। अमोनिया आयनिक है क्या, नहीं, नाम से पता चल जाए। वाटर नहीं, बेंजीन नहीं, सिंपल पहचान। ये एक थोड़ा मेरे से छूट गया है, ये डाल्टन सब एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिख डालिए आप फटाफट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये आपने 9th में पढ़ी होगी। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, जितना जितना कार्बन रिएक्टेंट है उतना ही रहेगा, जितना ऑक्सीजन बराबर, तो ऑक्सीजन इधर की तरफ 17, इधर भी देखो 15 into 2 की T/2 कितना होगा, 15 16 17। सर पर ये कैसे हो जाएगा, कैसे होगा बता, हाइड्रोजन कितनी है इधर, 6, इधर भी कितनी है, कार्बन कितनी है इधर, ये लगाया तो ये लगाया तो इसके आगे ऑक्सीजन के आगे लगाया ना, इसके आगे तो लगाया है। जो आंसर मैंने इस क्वेश्चन में आपको SW दिया था उसमें ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्री आएगा 15/2 7CO2 + 3H। जल्दी लिखिएगा इसको। काम जरूरी होते हैं, करने की पड़ती है। इंटरनल से आपकी वो भी पास करके तभी बचेगा फ्लेक्सिबिलिटी, वही डायरेक्शन में जाएगी। हाँ क्या इसका पता नहीं, नहीं इसको नहीं काटते हैं अलग अलग रनिंग ट्रेंड हुआ। आज की तरह होगी तो आपकी दोस्ती तोड़ने में मुझे बहुत जोर आएगा। अभी रनिंग ट्रेंड तो मैं जल्दी से आप दोनों से भड़का सकता हूँ, भड़क जाएगी तो ऐसा करता है। देखिए देखिए फटाफट, मैं वैसे ही घूमता रहता हूँ।
आपका तो हो गया। अरे मुद्दे की बात अभी थोड़ी काफी चीजें अंदर अभी खतरनाक आएंगी, मुश्किल नहीं है। पैकेज के अंदर शुरू में कुछ लॉज हैं, उन लॉज को प्रूव करने के लिए कुछ शॉर्ट एग्जांपल और न्यूमेरिकल वो करने की कोई जरूरत नहीं, वो यूजलेस है, कोई काम नहीं। कि एक बड़ा सा क्वेश्चन दे के डेटा दे रखा है, प्रूव करो कि इसमें ये लॉ लग रहा है, तो फालतू में अपनी बुद्धि का मतलब अपना और अपनी बुद्धि को जाया मत करें, कोई यूज नहीं है उसका, कहीं कोई काम नहीं है, कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। उससे अच्छा ज्यादा है कि आप जो मोल के क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल पार्ट वो ज्यादा लगाएं, वो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा कि जो आप जब देखोगे ना पैकेज, तो हर लॉ में या जो इन टेक्स्ट या क्वेश्चंस हैं उसमें एक डेटा सा दे देगा और कहेगा प्रूफ करो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, तो उसमें वो कैलकुलेशन करके रेशो निकाल रहा है इस तरीके। उस ऐसे क्वेश्चंस मत करना, वो काम नहीं, वो काम ही नहीं आते कभी। हाँ मैं अभी पैकेज में मार्क करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शुरू के लॉज के नीचे जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं ना वही है, मैं मार्क भी करवा दूंगा। इसके बाद आप लिखिए एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज देखिए दो चीजें हैं, एटॉमिक मास और एक मास नंबर, आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट है। एक आता है मास नंबर और एक आता है एटॉमिक। दोनों के आप फैसला कीजिए, बहुमत अलग अलग, अलग तो ही नाम ही अलग अलग, एक ही चीज होती तो दो नाम के दूसरा, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं बच्चों। में आपको बताता हूँ, आप समझिएगा चीज को। मास नंबर होता है n प्लस n, यहाँ पर क्या है मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आए, ऑलवेज अ कंप्लीट नंबर, क्योंकि प्रोटॉन पूरा ही होगा, आधा तो काट के कोई देगा नहीं। एटम को ही कह रहे हैं कि एटम को ही हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं कि डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डार्क। एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, ये किस में आ सकता है, फ्रैक्शन में। एक्चुअल में एटॉमिक मास जो होता है वो निकाला जाता है, जो जो एटम है आपके, उसके सभी आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस, नेचर में उसके जितने भी आइसोटोप हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस से उसका मास निकलता है। तो अब ये क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। तो ये स्टेटमेंट में आ गया, मास नंबर कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन और एटॉमिक मास कैन बी इन फ्रैक्शन। और जो मास हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, जैसे क्लोरीन का आपने यूज किया होगा 35.5, वो एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज। तो जो एवरेज एटॉमिक मास है उसका निकालने का फॉर्मूला है, पहला आएगा परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इनटू उसका मास ऑफ या मास नंबर ऑफ आइसोटोप 1 प्लस क्या आ गया है नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इनटू मास नंबर ऑफ आइसोटोप 2, आइसोटोप 2 बाई दिस इज द फॉर्मूला। अब मान लो किसी के 3 आइसोटोप होते तो एक आगे और बढ़ जाए, क्या लिखते 3 होता तो 4 होते तो चौथा कर देते, 5 होते तो 5 हो जाते। देखिए इस फॉर्मूले में फिर एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ उस पे, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है तबीयत अभी दिन तो हालत खराब हो गई थी बात तो ठीक है ना। ठीक है आते ही बस से उतरे झोला उठाया और इधर रेस्ट करना चाहिए था उस दिन रेस्ट करना चाहिए ट्रेवलिंग से ऊपर लिखा। अब एक क्वेश्चन से ये सारी कहानी समझ में आएगी आपको न्यूमेरिकल से। क्लोरीन के नेचर में दो आइसोटोप पाए जाते हैं आपके C1735 और Cl1737। क्लोरीन का कोई भी रैंडमली सैंपल उठा लोगे आप रैंडमली कोई भी सैंपल आप लोगे तो उसमें उसके दो आइसोटोप मिलेगा आपको एक तो C35 और एक C37। और जब उस सैंपल को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि इसका परसेंटेज कितना है 75% और इस सैंपल का परसेंटेज क्या है 25। And based on this information, you are asked to calculate the average atomic mass of chlorine. बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एवरेज एटॉमिक। ध्यान से देखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू पहले आइसोटोप का मास नंबर कितना है या परसेंटेज कितना है तो 75 इंटू प्लस 25 इंटू 37 divided by 100. When you solve it, you will get 35 point. Average atomic mass. So it can be n fraction, but mass number is always a complete number. Percentage given. Yes. कोई भी ऐसा नहीं आता कि हवा में बातें नहीं होती, आपको डेटा दिया उस डेटा के बेसिस पर आप आते हैं वो परसेंटेज चेंज कर देगा तो वैल्यू चेंज कर देगा। आप लोग पैकेज लाए हैं तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा पीवाईक्यू में। अभी एक क्वेश्चन आप करिए, मैं जो बता रहा हूँ पहले वो कीजिए, वो भी करेंगे। पहले एक क्वेश्चन कीजिए, ये डन। अब एक क्वेश्चन है आपका बी। बोरोन के दो आइसोटोप्स हैं आपके पास B10 एंड B11 और इसका एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास जो निकल कर आ रहा है वो है 10.8 U। यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप। दोनों आइसोटोप की परसेंटेज निकालिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ both isotopes. Find out the percentage of both isotopes. छोटी मोटी कैलकुलेशन, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये मत कहना जरा मैथ्स नहीं हमारे पास, ये मैथ्स 10वीं तक गुणा बात तो सीखे ही है। गंदी कौन से की 10-20%, B11 80%। करेक्ट है। क्वेश्चन जिस बच्चे का हो गया है वो मैं बताता हूँ, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। पैकेज है आपके पास? ये क्वेश्चन आया आपका पेज नंबर 63 पेज क्वेश्चन नंबर 29। 63 का क्वेश्चन नंबर 29। पहले वो क्वेश्चन कीजिए जिसका हो गया है वो उसको कीजिए।
पहले वाला नहीं हुआ, किसका हुआ? 1 2 3। आंसर B10 का 20%, B11 80%। मैं हिंट देता हूं, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो कीजिए। फॉर्मूला तो आपके पास है। B10 का जो परसेंटेज है वो मान लो x, तो B11 का क्या हो जाएगा? 100 माइनस x, 80 और 20 आंसर आएगा इसका। देखिए आपका एवरेज कितना दे रखा है? 10.8 U। B10 का मैंने परसेंटेज मान लिया क्या? x, तो 10x प्लस 100 माइनस x इंटू 11 डिवाइडेड बाय। अब इसको आगे कौन सॉल्व करेगा? कौन सॉल्व करेगा इसको? कौन सॉल्व करेगा इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, पेज नंबर 63 पर। बैठो ऐसे भी कर लो अपने समय, इसमें समय कम लगे और आंसर सही आना चाहिए। ये तो गणित है ना, इक्वेशन फ्रेम करनी। जो बेटर रूट आपको लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट कंडीशन आंसर सही आना। अरे भाई प्रीवियस ईयर में जाओ पहले। प्रीवियस ईयर सबसे आखिरी होता है। पेज नंबर 63 पर 29 क्वेश्चन था, है ना? सॉल्व कीजिए इसको। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो आपको ही करनी पड़ेगी। हो गया? क्या रहा आंसर? 1 नहीं, आप चेक कर लीजिए, पीछे आंसर भी देखना आना चाहिए। और आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखा होगा भी आपने, आप घर में कोई क्वेश्चन करोगे और आप पीछे आंसर देखोगे, आप सेक्शन बी का आंसर सेक्शन सी में देखोगे, वहां 49 का ऑप्शन आपको गलत मिलेगा। चैप्टर 1 का आंसर चैप्टर 2 में देखोगे, और फिर अगले दिन आओगे तन आते हुए गुस्से में कि सर ये तो आंसर आ ही नहीं था। फिर मैं कहूंगा आंसर देख, तब आप देखोगे आपका सही आ जाएगा। तो कई बार ऐसा आंसर सही देखना है। चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर में देखिए, 199.96 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करो तो 200 हो गया ना। सेकंड आएगा। पीछे आंसर चेक कीजिएगा, ये आप आदत डालिए। पैकेज में आंसर देखना भी आना चाहिए। पीछे जाइए, चैप्टर 1 में कौन सा सेक्शन है? आप लिखा होगा सेक्शन, प्रीवियस ईयर में सेक्शन ए, तो बी सेक्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 20। आंसर भी देखना आना चाहिए आपको। अब लिखिए वो अब सेम ही कंसेप्ट है, इसमें आएगा तो कैलकुलेशन देख लेना, सिंपल वही चलेगा। है ही पैकेज में 2 ही क्वेश्चन थे, वो करवा दिए। 1 मोल क्या होता है? तो 1 मोल में कह रहा है कि 12 ग्राम C12 में
12 ग्राम C12, 12 ग्राम आपने क्या ले लिया, कार्बन 12। उसमें जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी, एंटिटीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल, भाई एटम है तो एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। तो यहाँ एटम है, मैं कह रहा हूं कि 12 ग्राम कार्बन आपके पास है, उसमें एक एक कार्बन आप गिनना चाहते हैं। तो जब आप काउंटिंग करोगे तो किसी न किसी नंबर पर आप पहुंचोगे। तो कार्बन 12 जो है उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको 1 मोल कहा है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में, इसके 12 ग्राम C12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या एंटिटीज जो हैं, उसको आप क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज 1 मोल। और वो वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू, और जिसको कहा जाता है क्या, एवोगैड्रो नंबर। स्टैंडर्ड, बाकी तो इस डेफिनेशन का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल कह रहा है 1 मोल की डेफिनेशन क्या है। तो कार्बन 12 का 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उसको हम क्या कहते हैं, 1। और वो एटम कितने निकल के आए गिनते समय, 6.022 इंटू 10 टू द पावर। और इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, एक मोल जो सब्सटेंस है उसका मास जो है वो क्या कहलाएगा, मोलर। पीछे था मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास यानी एक मोल का मास। तो मैं इसमें डिफरेंस आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। और नोट में मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ या न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास विल बी सेम। कैसे आएगी सेम, वो भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। 18U ऑफ वाटर, आपके पास क्या लिखा हुआ है, 18U ऑफ वाटर, और एक लिखा है 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, न्यूमेरिकली तो वैल्यू सेम आएगी 18, डिफरेंस किस चीज का है। अब ये सेम कैसे आएगी ये भी मैं प्रूफ करवा दूं। यहां मतलब क्या है, 18U ऑफ वाटर का मतलब है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और यहां पर इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया गया है, 6.022 देखो मोलर मास में 1 मोल है ना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। दोनों डिफरेंस समझना है। एक वाटर का मॉलिक्यूल है 18U मास आएगा, और वाटर के जैसे मतलब H2O के जैसे कितने इकट्ठे कर लूं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
तो वो किसके बराबर हो जाएगा 18 ग्राम। तो ग्राम में लिखा है तो मोलर मास और यू में लिखा है तो क्या है मॉलिक्यूलर। आगे यहाँ पर इस पर एक ही क्वेश्चन स्पेसिफिक आता है। आगे जब मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में न्यूमेरिकल करोगे तो आप मोलर मास लिखो या मॉलिक्यूलर मास, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका वैल्यू तो क्या है, वैल्यू तो क्या आएगी सेम। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन स्पेसिफिक आता है, उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं समझाता हूं इसका मैग्नीट्यूड सेम क्यों आता है, इसका मैग्नीट्यूड सेम क्यों आता है, ये प्रूफ करते हैं। आप बताइए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना आता है 18। क्या मैं इसको 18 इंटू 1U लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं इसको 18 इंटू 1/Na ग्राम लिख सकता हूँ? Yes, sir. अभी 1U, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O कितना आएगा 18 इंटू 1/Na इंटू Na से Na कट गया, क्या आ गया 18 ये सिंपल मैंने प्रूव किया है। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 18/Na ग्राम, तो 1 मोल का कितना होगा, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कैंसिल, तो ये भी कितना आया 18। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, केवल यूनिट्स डिफर करती, एक जगह U आएगा, U है तो आप बात कर रहे हो एटॉमिक मास की, और G है तो आप बात कर रहे हैं किसकी, मोलर मास। कहां पर ये 1 रुपये की एक टॉफी आती है, 10 रुपये कितनी आएंगी 10, तो वही तो किया है। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 18/Na, 1 मोल का मतलब Na में कितनी इनटू क्या कर दिया Na कर। एक आदमी का वजन 10 किलो है तो 10 आदमी का वजन कितना होगा इनटू 10 100 किलो। Done? ये U और G का है जो इशू है ना, यही क्वेश्चन है। बाकी आगे इसका कोई लोड नहीं होता, आगे तो आप चाहे U लिखो या G, न्यूमेरिकल में फर्क ही नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आएगा इसका, ठीक मैच करनी पड़ेगी मोल कंसेप्ट, तो मोल के साथ लेट गया, केमिस्ट्री में आगे कोई दिक्कत आती भी। आंसर बताइए ये यस 90U क्या आएगा आंसर, मान लो 5 करोड़ का केबीसी में आंसर है 50-50 सर 5 एन गलत जवाब, आंसर है 5। और अगर यहाँ पर 90 ग्राम होता तो आंसर क्या जाता, जब U में मास दे रखा है तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल निकल कर आएंगे, और ग्राम में दे रखा है तो क्या निकल के आएंगे मोल। यही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और आप फंस गए थे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जब U में मास दे रखा है तो डायरेक्ट एटम या मॉलिक्यूल निकल के आए,
और अगर ग्राम में दे रखा है तो क्या निकल के आएंगे? मोल। तो मोल है तो यानी एवोगैड्रो नंबर। समझे डिफरेंस? यू में मास दे रखा है तो क्या निकल के आएंगे? डायरेक्ट एटम या मॉलिक्यूल। और यू ग्राम में है तो क्या निकल के आएंगे? मोल। मोल यानी किसके टर्म्स में आएगा? एवोगैड्रो। यही एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। बोलिए क्या चीज? 5 कैसे आया? वो आया बच्चे, एक वाटर का मास कितना है? 80। ठीक है, तो एक पानी का मॉलिक्यूल 18 रुपये में आता है। मान लीजिए मैंने आपको 90 रुपये दिए, कितना पानी खरीद के लाओगे? समझ गए कैसे आया? 90/80। बच्चे का सवाल सही था कि ये 5 आया कैसे, तो इसको आप दैनिक जीवन से जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेट करोगे तो आपका एक पानी का मॉलिक्यूल 18 रुपये का है, आपको मम्मी ने दे दिए कितने? 90 रुपये, और मार्केट में भेज दिया। कितने पानी के मॉलिक्यूल खरीद के लाओगे? 5। डन। चलिए टाइम तो हो गया है, 7:15 के बाद आपको रोकना खतरे से खाली, टू रिस्की। वैसे आप कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन अभी थोड़ा फ्लो कंसेप्ट अगली क्लास में करेंगे। प्लीज इस क्लास को दोबारा सुन लेना। अगली 2 क्लास अगर आपने छोड़ दी तो आपको कभी 11th क्लास में आगे मोल समझ में नहीं आएगा। अगली 2 क्लास, और ऑफलाइन आइएगा। चलिए ठीक है, निष्का, यश, अभिनव, आप लीव कर सकते हैं।